हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संगम 24 पर। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटी राज व्यवस्था की, और राज व्यवस्था के इस क्रम में हम लोग पहुंचे थे फंडामेंटल राइट्स तक, और लास्ट लेक्चर में हमने मौलिक अधिकारों की समाप्ति की थी। फंडामेंटल राइट्स को हमने कवर किया था, जिसमें हमने आर्टिकल 12 से 35 तक की बात करी थी दोस्तों। और अब वक्त है यहाँ से आगे बढ़ने का, और बात करेंगे हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 पार्ट 4 में आर्टिकल 36 टू 51 तक की। 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक की हम बात करने वाले हैं अपने संविधान के चौथे भाग में, 4th पार्ट में। और उसमें एक अध्याय आएगा, एक चैप्टर आएगा जिसको हम जानते हैं डीपीएसपी के नाम से। डीपीएसपी को हम कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसे हिंदी में हम बोलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों हमारे मौलिक अधिकारों के समान ही हैं। लगभग हमारे मौलिक अधिकारों के समान तो है, लेकिन हमारे मौलिक अधिकार नहीं है। सुना आपने ध्यान से, मैंने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे मौलिक अधिकारों के समान है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। समान इसलिए बोला है क्योंकि वर्तमान में ये हमारे मौलिक अधिकार नहीं है। इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी जब संसद चाहेगी, जब पार्लियामेंट चाहेगी, उसको मौलिक अधिकार में बदल देगी, मौलिक अधिकार में कन्वर्ट कर देगी। जिस प्रकार से आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, हाई कोर्ट जा सकते थे फंडामेंटल राइट्स के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए, इसी क्रम में आप लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर न्यायपालिका में या फिर न्यायालय में नहीं जा सकते। इसके लिए आप गुहार नहीं लगा सकते कि इसको आप लागू करा दीजिए, नहीं, क्योंकि डीपीएसपी को पूर्ण रूप से इसके ऊपर फैसले लेने का जो अधिकार है दोस्तों, वो संसद का होता है, वो पार्लियामेंट का होता है। इसमें जुडिशियरी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स जो हमारे होते थे, मौलिक अधिकार जो हमारे होते थे, मौलिक अधिकार हमारे राज्य के विरुद्ध अधिकार होते थे। लेकिन यहाँ पर जो डीपीएसपी है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्य के विरुद्ध अधिकार नहीं है। इसको आप राज्य का कर्तव्य कह सकते हैं, लेकिन राज्य के विरुद्ध हमारा अधिकार नहीं कह सकते। तो दोस्तों राज्य का कर्तव्य का मतलब ये है, और कर्तव्य तभी होता है दोस्तों जब वो लोग सक्षम होते हैं किसी कार्य करने के। अगर मैं सक्षम नहीं हूं तो मैं कर्तव्य कैसे निभाऊंगा? पहले मुझे सक्षम होना पड़ेगा ना, उसके लिए बहुत कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएं की गई हैं, और उसी क्रम में दोस्तों बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको वहां से उठाकर ऑलरेडी उन्होंने फंडामेंटल राइट्स बना दिया है। तो देखते हैं जरा इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं, क्या क्या इसके अंदर चर्चा की गई है दोस्तों। और जिसने अब तक हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाइएगा, और लेक्चर 1 से स्टार्ट करके अब तक जितने भी लेक्चर हमने अपलोड किए हैं उन सबको देखेगा। लेक्चर पढ़ने का फायदा तभी है दोस्तों, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं, मेरे लेक्चर आप तभी देखें जब आपको लेक्चर पूरा देखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको हर एक लेक्चर में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। मटेरियल को इस प्रकार से तैयार किया गया है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी आज हमारा जो लेक्चर है दोस्तों, डीपीएसपी पर बेस है, और लेक्चर नंबर 16 है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है। ये वाला चैप्टर हमारा हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 टू 51 तक रखा गया है। दोस्तों हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत सारी बातें हमने पढ़ी हैं। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जब हम पढ़ रहे थे अपने दूसरे तीसरे लेक्चर में, तो दोस्तों उसी बीच आपको बताया था कि हमारा जो संविधान है उसे उधार का थैला कहा गया है, बैग ऑफ क्रेडिट कहा गया है। दोस्तों उधार का थैला इसलिए कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दूसरे देशों के संविधान से उठाई गई है। तो दोस्तों उसी क्रम में ये डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारा अध्याय है, ये
आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया है, आयरलैंड से इसको भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है और साथ साथ चीज़ों को नोट करते रहना दोस्तों। अगर नोट नहीं कर रहे तो आपको आपकी मम्मी कसम है, अगली वीडियो तभी देखना जब आप नोट करोगे, वरना मत देखना। ठीक है दोस्तों, व्यू बढ़ाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितने लोग पढ़ें कम से कम उनके काम आए चीज़ें, और काम तभी आएगी जब आप इसको सीरियसली लोगे। तो दोस्तों इसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? तो आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया है। कहाँ से अंगीकृत किया गया? तो आयरलैंड से। दोस्तों एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि हमारे संविधान में लिखित या वर्णित जो DPSP है ये आयरलैंड से लिए गए, लेकिन आयरलैंड का जो संविधान है क्या उसके संविधान का ये मूल तत्व है? बिल्कुल है, लेकिन कहां से अडॉप्ट किया गया? तो स्पेन से। अर्थात हमने जिस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उठाया है, उस देश के संविधान में इन तत्वों को दूसरे देश के संविधान से उठाया गया है। और अब यहां पर थर्ड नंबर पर आ गया कौन? स्पेन। तो पहले स्पेन से कहाँ आया? आयरलैंड में। और आयरलैंड से कहाँ आया? हमारे भारत में। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आयरलैंड में कहाँ से आया था, लेकिन आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कहाँ से ये चीजें जुड़ी हुई है। तो दोस्तों उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया DPSP इज सच ए फंडामेंटल राइट दैट द गवर्नमेंट अप्लाइज अकॉर्डिंग टू इट्स कन्वीनियंस। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वह मौलिक अधिकार है जो सरकार अपनी सुविधा अनुसार, या संसद यहां पे आप लिख सकते हैं, संसद पार्लियामेंट यहां पे आप लिख सकते हैं, जो सरकार अपनी सुविधा अनुसार लागू करती है। जब उसको लगेगा तब उसको लागू करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेगा। लेकिन आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, आप उसके लिए हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, आप इसके लिए किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। यहां पर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि वो खाली आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। और उनको प्रोटेक्शन करने का जो एक स्वीकृति देता है, अनुमति देता है, वो कौन देता है? तो दोस्तों आर्टिकल 13 देता है। लेकिन यहां पर तो मतलब है ही नहीं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको बताया कि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन सब को लागू करने का जो जिम्मेवारी है दोस्तों किसकी है? वो संसद की है। इसके लिए हम कभी भी कोई भी डिमांड नहीं कर सकते संसद से। तो दोस्तों आपको मैंने बताया है कि ये फंडामेंटल राइट्स के समान, फंडामेंटल राइट्स के समान, मौलिक अधिकारों के समान ही ये क्या है? हमारे एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं होते। इतना आपको याद रखना, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया ये चीज। तो दोस्तों आपको ये बताया है कि बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, लेकिन उनको प्रेजेंट किसमें देखते हैं? एट प्रेजेंट हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में। तो दोस्तों उसी क्रम में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो यहाँ पे है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 36 to 51 तक कहाँ पे आएगा? DPSP में आएगा। तो दोस्तों आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45 जिसमें बात थी कि संसद को जब लगेगा, संसद जब या सरकार जब सक्षम होगी, तब 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन दी जाएगी। इसमें क्या होगा? दी जाएगी, दे दी गई नहीं, दी जाएगी। इन फ्यूचर, भविष्य में ऐसे प्रावधान कोई भी होंगे, हमेशा यहाँ पर फ्यूचर की बात होगी, भविष्य की बात होगी, वर्तमान की बात नहीं होगी, या फिर पास्ट की बात नहीं होगी। ऐसा होने वाला है, लेकिन कब होने वाला है ये उनको भी नहीं पता है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो दोस्तों 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का प्रावधान था DPSP में। लेकिन जिस समय 2002 में, 2001 में, 2002 में जब इस बात को यहाँ पे थोड़ा सीरियसली लिया गया और देखा गया कि हमारा देश में जो शिक्षित वर्ग है, शिक्षित वर्ग का जो आंकड़े हैं वो बहुत कम है। और जब आप भारत के विकास की बात करते हैं तो उसमें साक्षरता बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो साक्षरता को बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा।
और शिक्षित आप लोग तब होंगे जब कहीं ना कहीं उस समाज के किसी वर्ग के, मतलब कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जिनके पास में पैसा नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन वो क्या है, पढ़ना चाहते हैं। तो अब क्या है, सरकार ने या संसद ने क्या कर दिया, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो डीपीएसपी में रखा था, इसको उठाकर बना दिया मौलिक अधिकार, इसको उठाकर बना दिया फंडामेंटल राइट्स। क्या बना दिया दोस्तों, मौलिक अधिकार बना दिया। और मौलिक अधिकार जब इसको बना दिया है दोस्तों, तो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 21, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21, उसी आर्टिकल 21 में पार्ट 1 करके जोड़ दिया, पार्ट ए करके जोड़ दिया, कौन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। अब तक जो राज्य जब चाहेगा, सरकार संसद जब चाहेगी, तब जाकर हमारा ये लागू होता, लेकिन अभी इसको लागू कर दिया है। लेकिन आप जब भी कभी संविधान के साथ में कोई छेड़छाड़ करते हैं तो आपको अमेंडमेंट का सहारा लेना पड़ता है, आपको संशोधन का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों, जिस समय डीपीएसपी के इस तत्व को मौलिक अधिकार में कन्वर्ट किया होगा, उस समय भी संशोधन किया गया होगा, उस समय भी कोई अमेंडमेंट किया गया होगा। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का जो प्रावधान था वो डीपीएसपी में था, आर्टिकल 45 में था, जिसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट में। और दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, कब, 2002 में हुआ। तो 2002 में जब ये संशोधन होता है दोस्तों, तो यहां पर इसको क्या बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। और अभी हमारा क्या बन गया, ये शिक्षा का अधिकार बन गया। और ये शिक्षा का अधिकार कहां रख दिया दोस्तों, आर्टिकल 21 ए में रख दिया। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है क्या दोस्तों। अब यहां पर थोड़ी सी बात मैं अलग से कर लेता हूं। इसके लिए एक नाम आता है BN राव, एक नाम आता है दोस्तों BN राव साहब का। BN राव साहब के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने पहले भी ली है। तो दोस्तों, जो BN राव है, बर्मा का संविधान लिखने में इन्होंने मदद करी थी। बर्मा का सेपरेशन कब हुआ था भारत से, तो 1935 में हुआ था, ब्रिटिशर्स ने ही किया था। कोई बात नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े काम किए इन्होंने। तो दोस्तों, BN राव ने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के लिए 2 कैटेगरी बनाई। हालांकि इसका ऐसा संविधान में वर्णन नहीं है कि कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, मौलिक अधिकारों को कैटेगरी 1 कहेंगे और जो आपके ये डीपीएसपी इसको कैटेगरी 2 कहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकारों को कैटेगरी 1 किसने कहा था और डीपीएसपी को कैटेगरी 2 किसने कहा था। तो यहाँ पर एक नाम आता है दोस्तों BN राव का, जिन्होंने मौलिक अधिकारों को कैटेगरी 1 कहा और डीपीएसपी को कैटेगरी 2 कहा। इस बात को आप हमेशा अपने जहन में अभी उतार लीजिएगा और हमेशा के लिए इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ से आर्टिकल बेस कुछ चीजों की, क्योंकि यहाँ पर तो हमने ये आर्टिकल जो बीच से उठाया था, इसको एज एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है दोस्तों, कि किस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम लोग मौलिक अधिकार बना सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ से क्या है। आपको मैं पहले ही बता दिया कि डीपीएसपी पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, पार्लियामेंट का है, संसद का या सरकार का है, राज्य का है। ठीक है दोस्तों। तो अब क्या है, यहां पर जुडिशरी या फिर न्यायपालिका कुछ भी उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। अगर कुछ भी दिक्कत इनके साथ में होती है तो होने दो, न्यायपालिका इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। हाँ, वो तब करेगी जब आपका ये राइट बन जाएगा, जब आपका ये मौलिक अधिकार बन जाएगा। तो उसी क्रम में आपको देखना है कि यहाँ पर न्यायपालिका या न्यायिक सहायता आप नहीं ले सकते इनको लागू कराने में, इनमें कोई भी नियम कानून में बदलने में या फिर कुछ भी करने में। ठीक है दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं इसको थोड़ा सा आर्टिकल बेस, और आर्टिकल 36 से 51 तक की हमें यहाँ पे बात करनी है। तो उसी में सबसे पहले क्रम में उठाते हैं क्या, आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36 क्या कहता है, अनुच्छेद 36 कहता है दोस्तों कि राज्य की परिभाषा
अब आप लोग कहेंगे कि यार राज्य की परिभाषा तो हमें आर्टिकल 12 में बताई थी, अनुच्छेद 12 में बताई थी, अभी यहाँ पे कैसे आ गई? तो दोस्तों राज्य की परिभाषा का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेदों में है, एक आर्टिकल 12 में है, आर्टिकल 36 में है। ये आपको याद, और लगभग सेम बातें हैं, लगभग सेम बातें हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 दो ऐसे आर्टिकल से, दो ऐसे अनुच्छेद है जिनके अंदर राज्य की परिभाषा की बात की गई है, स्टेट डेफिनेशन की बात की गई है। क्लियर है क्या दोस्तों? तो आइए यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 37। और आपको मैंने पहले भी बताया था, ये बात याद रखना कि यहाँ पे जो राज्य है ना दोस्तों, यहाँ पर राज्य का मतलब किसी उत्तराखंड से नहीं है, यहाँ पर राज्य का मतलब किसी दूसरे स्टेट से नहीं है कि हाँ उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब नहीं है। यहाँ पर राज्य का मतलब सरकारी निकाय और सरकार से है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि इसमें संसद भी आएगा, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी, इसमें लोकल गवर्नमेंट भी आएगी, और सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, सारे के सारे संस्थान भी आएंगे जो आपके पब्लिक, जो आपके सेक्टर्स होते हैं वहां से रिलेटेड होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों? तो अब आर्टिकल 37 क्या कहता है, अनुच्छेद 37 क्या कहता है? डीपीएसपी कांट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। यही बात जो अभी मैंने ऊपर कहा था कि यहां पर न्यायिक सहायता नहीं ले सकते। मैंने अभी कहा था कि यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इस चीज को डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 37 में पहले ही मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर कोर्ट या फिर जो न्यायालय होते हैं उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा इस डीपीएसपी के क्रम में। तो डीपीएसपी कांट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये आपको दोस्तों याद रखना है। क्लियर है क्या मेरी बात? अब यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आर्टिकल 38 की बात करते हैं। आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करी गई है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो दोस्तों अब बात यहाँ से करते हैं आर्टिकल नंबर 39 की, और आर्टिकल 39 बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कितनी बातों का वर्णन उसके अंदर किया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 39 की। आर्टिकल 39 के हम 2 पार्ट देखने वाले हैं। इसमें ए के ही पार्ट होंगे। सबसे पहले इसमें हम ए देखेंगे, फिर बी देखेंगे, फिर सी, बहुत सारे पार्ट इसमें हम देखने वाले हैं। लेकिन ए के ही यहाँ पर 2 पार्ट है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों महिला एवं पुरुष के लिए समान जीविका, महिला एवं पुरुष के लिए समान जीविका अर्थात इक्वल लाइवलीहुड फॉर मेल एंड फीमेल। महिला हो या पुरुष हो, उसको समान जीवन जीने का अधिकार है। अगर वो कोई कार्य करता हो तो समान वेतन पाने का अधिकार हम आगे देखेंगे चल के। तो इसी प्रकार से जीवन से जुड़ी हुई हर एक चीज में कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिला और पुरुष के नाम पे ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो रहा है क्योंकि अभी तक ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके ऊपर हम सवाल नहीं उठा सकते। हमने पिछले लेक्चर में भी, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, उसमें भी देखा है। तो दोस्तों इसी के दूसरे पार्ट में है फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता एक्चुअली होता क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब दोस्तों ये है, निःशुल्क मतलब फ्री, विधिक मतलब कानूनी, और सहायता तो आप लोग जानते हैं, आप लोग किसी की नहीं करते हैं। तो दोस्तों निःशुल्क विधिक सहायता का ये मतलब है, अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में पकड़ा गया है, भले ही उसने अपराध किया है या नहीं किया है, और वो समाज के उस वर्ग का व्यक्ति है कि उसके पास में पैसा नहीं, खाने को रोटी नहीं है, वो वकील कहाँ से करेगा? तो अगर उसके पास में वकील वगैरह नहीं होंगे, उसके पास में अपने बचाव के प्रबंधन करने का एक पूरा का पूरा एक धन की व्यवस्था ही उसके पास में नहीं होगी, तो दोस्तों वो कैसे अपना केस लड़ेगा? तो उसको तो ऐसे ही उठा के वो डाल देंगे जेल में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में हो रहा है, क्योंकि अभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ रहे हैं और आपको बताया था कि ये मौलिक अधिकारों के समान है, लेकिन ये हमारे मौलिक अधिकार नहीं है। तो इनमें क्या बात करी गई है कि भविष्य में, क्योंकि हम हमेशा इसमें भविष्य की बात करते हैं, तो भविष्य में फ्री लीगल एड की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ऐसा सरकार सोचती है। अगर किसी व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है तो उसको सरकार की तरफ से फ्री एक वकील दिया जाएगा कि भाई तो अपना केस लड़, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जान बचा।
क्लियर है क्या मेरी बात? तो निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चक्कर में, इसी दिक्कत में फंस जाते हैं और वो जेल के पीछे हैं, सलाखों के पीछे हैं। लेकिन क्या उन्होंने क्राइम किया था या नहीं किया था? अब कैसे प्रूफ करते? उसके पास में वकील ही नहीं था, उसके पास में पैसा ही नहीं था, तो उसको विधिक सहायता की आवश्यकता है कि नहीं है? तो विधिक सहायता देने के लिए सरकार अभी तत्पर है तो नहीं है, इन फ्यूचर हो सकती है, देखेंगे बाद में क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसी के बी पार्ट में देखते हैं कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का सामूहिक हित। संसाधन पर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का या किसी एक पर्टिकुलर कौम का एक अधिकार नहीं होना चाहिए, उसमें सबके समान हितों की बात होनी चाहिए, ऐसा इसमें वर्णित है। सी की बात करते हैं, नो कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होने का मतलब दोस्तों क्या है? संसाधन सीमित नहीं होने चाहिए, अगर वो है तो समाज में उनका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल समान रूप से होना चाहिए, चाहे वो सरकारी व्यवस्था हो, चाहे कोई प्लान है, चाहे कोई योजना है या फिर कुछ भी है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो कंसंट्रेशन का मतलब संकेंद्रण, मतलब उनका संकुचन नहीं होना, उनको समान रूप से फैलाना है। डी पार्ट कहता है दोस्तों इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, आपको देखना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन किसके लिए? महिला एवं पुरुष के लिए। महिला एवं पुरुष के लिए समान वेतन का प्रावधान, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। हम कहां देखते हैं? दिक्कत एक हुई, अगर बात हो पब्लिक सेक्टर की तो लगता है कि 99% केसेस ऐसे होते हैं जहां पर महिला और पुरुष दोनों का सैलरी बिल्कुल सेम होता है, लेकिन एक ही कार्य के लिए होता है, वो एक ही कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें 1991 में हमने एक चीज पढ़ी थी, 1991 में आया था एलपीजी, और एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहां पर जो प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम है दोस्तों, यहां पर जो निजीकरण की व्यवस्था है, जब से इस देश में निजीकरण की व्यवस्था शुरू हुई है तब से पब्लिक सेक्टर डाउन है, और जब से पब्लिक सेक्टर डाउन है तब से हम क्या करते हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका भी संकुचन हो चुका है, हमारे मौलिक अधिकार भी सीमित हो सके। अब वर्तमान समय में हम मौलिक अधिकारों पर ज्यादा नहीं ध्यान दे सकते, क्योंकि अब एक बात देखिएगा, मौलिक अधिकार हमारे राज्य के विरुद्ध अधिकार है, किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्थान के विरुद्ध अधिकार नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में तब जा सकते हैं जब राज्य आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि वो राज्य के विरुद्ध अधिकार है। तो दोस्तों जितनी भी ये निजी कंपनियां हैं, अब ये राज्य तो नहीं है, सरकार के व्यक्ति तो नहीं है, तो अब वहां पर उनके इंस्टीट्यूशन में या उनकी कंपनीज में, उनके कारखानों में कार्य करने वाले जो महिला एवं पुरुष है या फिर बच्चे, मतलब जो भी है अलग अलग तरीके से हैं, तो सबका सैलरी अलग अलग एक ही काम के लिए। कोई सवाल ही नहीं उठा सकता, कहाँ जाओगे बताओ, उसकी मर्जी है, तुम्हें काम चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो अपना जाओ, मेरे लिए लाइन में बहुत खड़े, जिनको पैसा चाहिए वो आएगा, कितना भी लेगा। तो वहां से थोड़ी सी व्यवस्थाएं खराब हो गई, इसलिए यहाँ पे प्रावधान किया गया किसका? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आपको याद रखना है। ई पार्ट क्या कहता है दोस्तों? वर्कलोड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी, शक्ति एवं अक्षमता के अनुसार कार्यभार। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य करने के लिए असमर्थ है और आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं लगातार कि आप उस कार्य को करिए, क्योंकि उसके अंदर शक्ति ही नहीं है भाई, वो सक्षम ही नहीं है उस कार्य को करने के लिए। जबरदस्ती करेंगे तो वो मर जाएगा बेचारा, तो क्या होगा? दिक्कत होगी कि नहीं होगी? लेकिन वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है, जबरदस्ती कार्य कराने का प्रावधान है। हालांकि बलात्श्रम नहीं करा सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। चलो आइए देखते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस, महिला व बच्चों के शोषण, बच्चों को शोषण से मुक्ति। महिला व बच्चों को शोषण से मुक्ति का क्या मतलब है दोस्तों? जैसे कोई भी महिला है या फिर 16-17 साल के जो बच्चे हैं, उन बच्चों से या महिलाओं से अगर कोई कार्य कराया जा रहा है या फिर मजबूरी में कोई कार्य कर रहा है, तो 6 बजे उनकी ड्यूटी का लास्ट टाइम है, 6 बजे के बाद में वो वहां पे नहीं रहेगी, उनको सीधा अपने घर जाना है, ऐसा प्रावधान इसमें है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई है, पढ़ लेना।
किताबों में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 40 की। आर्टिकल 40 कहता है, क्योंकि यहाँ तक की हमने जो बात करी है ना दोस्तों, ये बातें आर्टिकल 39 तक की थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 की बात करते हैं। अनुच्छेद 40 में कहा गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों की स्थापना। ये आपसे पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आपको बताना पड़ेगा अनुच्छेद 40। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान है। उसके बाद आर्टिकल 41 कहता है दोस्तों राइट टू ऑक्यूपेशन, कार्य पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 41 कहता है कार्य पाने का अधिकार, और आर्टिकल 7 कहता है, देखिए बीच में जो चीज इंपॉर्टेंट है उसी को बताऊंगा। आर्टिकल 47 कहता है कि ड्रग्स एंड एल्कोहलिक मिनरल्स, जितने भी आपके ये ड्रग्स होते हैं या फिर एल्कोहलिक जितने भी पदार्थ होते हैं, उन सब को दवाइयों तक ही सीमित रखा जाए। आज वर्तमान समय की स्थिति ये बन रही है, हम जहां पर देखते हैं और बड़े बड़े शहरों की तो बात छोड़ दीजिए, गांव के एरिया में भी इतना खतरनाक वाला इसका एक प्रकोप फैल रहा है, इससे इतना ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं कि हर कोई ड्रग एडिक्ट है। हर कोई किसी ना किसी को हर किसी रूप में, किसी ना किसी एक रूप में नशा चाहिए चाहिए। अगर नशा करना ही है दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं कि 16-16 साल के बच्चे, 16 को छोड़ो 14-14 साल के बच्चे सिगरेट में धुआं छोड़ रहे हैं। बताओ, छल्ले बना रहे हैं, उड़ा रहे हैं, वो देश का भविष्य है। गांजा फूक रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या है, दिक्कत है कि नहीं? लेकिन सरकार उन्हें रोक नहीं रही है। तो जितने भी यहाँ पर ड्रग्स हैं और अल्कोहलिक पदार्थ हैं, उन सबको दवाइयों तक ही सीमित रखा जाए, ऐसा प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और दोस्तों इससे आगे, तो दोस्तों आइए देखते हैं आर्टिकल 48 क्या कहता है, अनुच्छेद 48 क्या कहता है। अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ है दोस्तों, बैन ऑन स्लॉटरी ऑफ डेयरी कैटल, अर्थात दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध का प्रावधान कहां पर है? आर्टिकल 48 में है। और यहां पर मेंशन भी किया गया है, गाय, बछड़ा इत्यादि जितने भी दुधारू पशु हैं, चाहे वो भैंसी क्यों ना हो, चाहे वो बकरी ही क्यों ना हो, अगर वो दूध देने वाली है तो उसकी हत्या पर बैन है, प्रतिबंध है। तो दोस्तों अपने पेट की आग बुझाने के लिए, अपने पेट की आग बुझाने के लिए किसी जीव की हत्या ना करें। और यदि ऐसा करते हैं तो भाई साहब प्रकृति है, किसी ना किसी तरीके से जवाब जरूर ले लेगी, क्योंकि जवाब तो आपको ही देना है। प्रकृति के साथ में जब जब किसी ने खिलवाड़ किया है तो प्रकृति ने बड़े खतरनाक तरीके से उसका जवाबदेही की है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा ही तो नहीं कि आप जानवर ही खा जाओ, तो फिर उनसे बड़े जानवर कौन है कि नहीं? तो आओ जरा। तो दोस्तों दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध का प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 48 में है। उसके बाद में आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। आपको याद रखना है, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। उसके बाद आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी टू एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अर्थात नियमों को लागू करने का अधिकार किसका है? पार्लियामेंट का है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिमांड किसकी है? इसके अंदर एक बात कही गई है कि न्यायपालिका की जो व्यवस्था है उसको आप कार्यपालिका से बिल्कुल अलग कर दीजिए, लेकिन अभी ऐसा प्रावधान नहीं है। इन फ्यूचर की बात है, कभी देखते हैं भविष्य में अगर होगा। लेकिन आपको एक बात दोस्तों यहाँ से याद रखनी है, एक बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि आर्टिकल 51, हमारे संविधान का आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है, एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की बात की गई है।
जिसमें इंटरनेशनल इश्यू को डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों आर्टिकल 51 कहता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। तो आपको याद रखना अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 51 में। और दोस्तों आर्टिकल 51 के साथ ही हमारे डीपीएसपी की जितनी भी बातें थी वो समाप्त हो गई हैं। अगले ही लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। हालांकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हम उनको लेकर आएंगे आपके लिए और उनको पढ़ेंगे। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे दोस्तों, मुश्किल से मौलिक अधिकारों के लिए हम 15 मिनट की बात करेंगे। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए दोस्तों, और जितना भी हो सके वीडियोज़ को शेयर किया करो। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ हमारी मेहनत सफल हो रही है। और जब आप सीरियस रहेंगे तो हम लोग आपसे दोगुना सीरियस रहेंगे, क्योंकि मैटर करता है हमारा सीरियस होना, और हमारा सीरियस होना आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग हमें जितना ज़्यादा सीरियसली लोगे, हम उससे ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाएंगे। अब तक आपके सामने मैथमेटिक्स की वीडियोस लगातार आ रही हैं, कोई दिक्कत हो तो बताया करो। पॉलिटी लगातार चल रहा है, हिस्ट्री लगातार चल रहा है, हिंदी लगातार चल रहा है, उत्तराखंड की वीडियोस भी लगातार आ रही हैं। और बहुत जल्द यहाँ पर अभी, क्योंकि अगले 4 से 5 या मैक्सिमम 7 से 8 लेक्चर में हमारा भारतीय संविधान की समाप्ति में करने वाला हूँ। और भारतीय संविधान की समाप्ति के बाद में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ज्योग्राफी, भूगोल। और भूगोल एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों को भूगोल से डर लगता होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने अगर दिल से पढ़ लिया तो आप लोग कहेंगे कि ये मैथ से बहुत आगे की चीज़ है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों लगातार वीडियोज़ को लाइक किया करो, अपने विचार हमारे सामने रखा करो कमेंट करके, और दोस्तों शेयर करो, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले लेक्चर में नई बातों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।